नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। इसमें हम देख रहे थे क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा। और इसमें लगभग हमने न यहाँ से यहाँ तक देखा था और यहाँ से आगे अब हम देखेंगे। यह सब कुछ निःशुल्क है और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। और यहाँ से पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ने वाले कितने गए होंगे, ओम और ज्योति ही नहीं गए। अब मैं यह मानता हूँ कि मस्तिष्क के विकास में कल्पना जागृत करने वाले साहित्य का भी महत्वपूर्ण वियोग होता है। यानी मस्तिष्क में कल्पना जागृत करने वाले साहित्य का भी महत्वपूर्ण योग होता है या योगदान होता है, भले ही वह कल्पना कभी साकार न हो। मुक्ता प्रसाद की कोठी मोहल्ला चक की उत्तरी सीमा थी। उसके पास मोहतशिमगंज याद रखिए, मोहतशिमगंज का उल्लेख आया है, याद रखिए, पूछा जा सकता है। लोग उसे संक्षिप्त करके मोसिमगंज यानी मोहत मोहतशिमगंज का संक्षिप्त रूप क्या था, तो मोसिमगंज था, याद रखिए। मोहतशिम शायद पारसी का शब्द है, पता नहीं क्या अर्थ है क्यों यह नाम उस मोहल्ले को दिया गया था। मुक्ता प्रसाद के मकान के पश्चिम श्रवजीवी मुसलमानों के छोटे छोटे प्राय कच्चे मकान थे। यानी मुक्ता प्रसाद के मकान के पश्चिम की दिशा में जो श्रमजीवी कामगार मजदूर जो थे, वह मुस्लिमों के छोटे छोटे कच्चे घर थे। हजाम, जर्राह, चिकवे, नैचा बांधने वाले, कूली लगाने वाले, छाता मरम्मत करने वाले, कलही करने वाले, पतंग साज कागजी खिलौने बनाने वाले वगैरह वगैरह उनके घरों में मुर्गियाँ होती थी। यानी उनके घरों में यहाँ पर क्या है, हजाम, जर्रह, चिकवे, नैचा बांधने वाले, कूली लगाने वाले, छाता मरम्मत करने वाले यानी छाता दुरुस्त करने वाले, कलही करने वाले, पतंग साज कागजी खिलौने करने वाले वगैरह वगैरह। इनके घरों में कौन से प्राणी पाले जाते थे, तो मुर्गियाँ पाली जाती थी। और उधर से निकलो तो चुक चुक करती, कभी इधर से निकल जाती, कभी उधर से। किसी किसी के घर के सामने कक कक करती बत्तखें भी फिरती दिखाई देती। ज़्यादातर मर्द दिन को फेरी पर निकल जाते, औरतें पर्दे में रहती। छोटे से छोटे भी घर के दरवाजे पर फटा पुराना मैला ही सही, पर्दा जरूर लटकता रहता। बाहर छोटे बच्चे बच्चियां ही दिखलाई पड़ती। कोई औरत कभी बाहर निकलती भी तो सिर से पांव तक लंबा सफ़ेद बुर्खा डाले सुन्नी औरतें सफ़ेद बुर्का डालती, शिया काले। यानी यहाँ पर जो मुसलमानों में भी सुन्नी शिया ये होते हैं। तो उसमें जो है सुन्नी औरतें जो थी वह सफ़ेद बुर्का डालती थी, और जो शिया मुसलमानों की औरतें थी वह काले बुर्के डालती। तो सब सुन्नी ही थी। लड़कपन में मुझे इन बुर्के वालियों को देखकर बड़ा डर लगता। उल्लू की सी साझीदारी, दो आँखों वाले चोगे के अंदर पता नहीं क्या है, परंतु छुटपन में मुझे सड़क पर निकल जाने से रोकने के लिए कहकर डराया गया था। यानी लेखक छोटे थे तो कहते थे कि उस बुर्के पहनकर जो स्त्री जाती थी उसको एक डराने के लिए कहा था। बुर्के वाली या छोटे बच्चों को अपने घाघरे में छिपाकर उठा ले जाती है। यानी लेखक की मम्मी या घर वाले कहते होंगे लेखक जब छोटे थे तो घर से बाहर मत ना निकल, क्योंकि वो बुर्के वाली जो है वह छोटे बच्चों को अपने घाघरे में छुपा कर ले जाती है। बुर्का जहाँ रूप को दूसरी की नज़रों से बचाने का साधन है, वहाँ कुरूपता को भी ढकी मुंदी रखता है। यानी अपने सौंदर्य को, अपने रूप को दूसरों के नज़रों से बचाने का साधन है, भले ही वह कुरूप क्यों ना हो। इस संबंध में एक मनोरंजक प्रसंग याद आ गया। हमारे इलाहाबाद में एक डॉक्टर मुखर्जी थे। ईसाई बड़े अच्छे डॉक्टर पर अप्रिय सत्य बोलने में बिल्कुल बेहिचक। एक बार कोई मुसलमान सज्जन अपनी बीमारी बीबी को इक्के पर बिठाकर उन्हें दिखाने ले गया डॉक्टर के पास। इक्के पर भी पर्दा, बीबी भी बुर्के में। डॉक्टर साहब से उन्होंने दरखास्त की कि बीबी पर्दा नशीन है। डॉक्टर साहब इतनी तकलीफ फरमाए कि इक्के तक चलकर उनको देख ले। यानी बीबी जो है मेरी वह बुर्का पहनी हुई है और उस इक्के तक चलिए
बीबी ने इक्के के पर्दे से नज्म दिखाने के लिए कलाई बाहर निकाल दी, यानी हाथ दिखाने के लिए, कलाई दिखाने के लिए हाथ बाहर निकाला इक्के से। डॉक्टर साहब ने कहा, जबान दिखाइए, यानी डॉक्टर साहब ने कहा कि जबान दिखाए। अब तो बीबी को इक्के का पर्दा भी हटाना पड़ा और चेहरे से बुर्का भी, यानी डॉक्टर साहब ने कहा कि अपनी जो जबान है वह दिखाइए। फिर वह उस मुसलमान स्त्री को अ, टांगे का जो इक्के का जो पर्दा था वह भी हटाना पड़ा और बुर्का भी। बीबी साहबा निहायत बदसूरत थी। डॉक्टर साहब व्यंग से मुस्कुराकर मियाँ जी से बोले, यानी बीबी जी जो थी बदसूरत थी, और वह बोले, अब मैं समझा कि आप अपनी बीबी को क्यों इतने पर्दे में रखते हैं। खैर, शक्ल उस मुस्लिम बस्ती के मुर्दों का था। कबूतरबाजी, तितरबाजी या बुलबुलबाजी। शाम को उधर से कोई तीतर का पिंजरा लिए हुए निकलता। दीमक लगी दीवारों से की खोज में। दीमक तितरों का प्रिय भोजन है, यानी दीमक किसका प्रिय भोजन है, तो तितरों का। कोई बुलबुल का अंडा लिए हुए। उनके घरों पर लंबे लंबे बांसों पर कबूतरों के उतरने के लिए छतरियाँ होती, जो दूर से दिखाई देती। शाम को कबूतरों के गोल 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 के गोल आसमान में चक्कर लगाकर उड़ते हुए दिखाई देते। पता नहीं कैसे लोग अपने अपने गोलों को पहचानते और कैसे उन पर बाजी लगाते। तीतर और बुलबुल भी लड़ाए जाती थी, यानी तीतर और बुलबुल उन पर भी बाजी लगाती। उनकी औरतों का शगल अल्लाह मियाँ जी जाने जाने बच्चे पैदा करने के अलावा और कुछ नहीं। पर संभवतः मैं उनके प्रति अन्याय कर रहा हूँ। बेचारी या घर से सौ काम काज तो करती ही होगी। बाहर या तो कामकाज के लिए निकली जा सकती है या आमोद प्रमोद के लिए। कामकाज के क्षेत्र उनके लिए कहाँ खुले थे, और आमोद प्रमोद के भी साधन उस समय उनके लिए बाहर क्या उपलब्ध थे। उपलब्ध भी होते तो उनकी निर्धनता उनका उपभोग करने का अवसर उन्हें कही देती। अब मोहल्ले के उत्तर पश्चिम कोने में बने इमाम बाड़े और उससे लगी उपर्युक्त मुस्तिप बस्ती से दक्षिण लौट आऊं। जिस गली से लौट रहा हूँ, गिरिधारी का खेत अब उसके बाई ओर है। दाई ओर को है कच्ची मिट्टी, आदम कद मुंडेर से घिरा एक बाग, जिसे मेरे लड़कपन में कल्याण चंद जैनी सेठ के किसी वंशज का बाग कहा जाता था। वास्तव में बाग के दो हिस्से थे। एक हिस्सा कुएं तक, जिसके पास ही बाग के अंदर जाने के लिए दरवाज़ा था। दूसरा हिस्सा कुएं से लेकर वहाँ तक जहाँ हमारे मकान का सामान था। कुएं से उत्तर का हिस्सा सब्जी बाग था। दक्षिण का फूल बाग एक तीसरा हिस्सा भी था। फूल बाग के ठीक पश्चिम, जिसका दरवाज़ा चाह चंद के कुएं के सामने खुलता था, जो महाजनी टोले में लगता था। मेरे लड़कपन में ही मालिकों की तरफ से इस बाग की देखरेख बंद कर दी गई थी। सब्जी बाग को गिरधारी मामूली किराए पर ले लेते थे। सब्जी बाग को गिरधारी किराए पर लेता था। बरसात में थोड़ी गोड़ाई कर उसमें चरी बो देते थे, जिससे उनके बैलों के लिए साल भर का चारा मिल जाता था। सब्जी के लिए उनका अपना ही खेत काफ़ी था। फूल बाग को देखकर कोई भी कह सकता था, खंडहर खंड खंडहर बता रहे हैं, इमारत बुलंद थी, यानी खंडहर बता रहे थे कि इमारत जो थी बुलंद थी। उसके उत्तर पश्चिम के कोनों में एक पक्का कुआं था, यानी उत्तर के ओर जो है उस बाग के एक पक्का कुआं था। जगत के नीचे एक बड़ी पक्की टंकी भी थी, पानी इकट्ठा करने के लिए, जिसमें मोटे पाइप का एक नल लगा था। बाग भर में पानी ले जाने के लिए पक्की नालियाँ बना दी गई थी, जगह जगह से खुली, जिससे जाबाज क्यारियों में पानी पहुंचाया जा सके। बीचों बीच एक ऊंचा पक्का चौकोर चबूतरा था, जिस पर 4-5 आराम कुर्सियाँ मज़े में पड़ सकती थी। चारों ओर चढ़ने उतरने के लिए छोटी छोटी सीढ़ियाँ थी। फूल बाग का सबसे बड़ा आकर्षण था, जिसके पूरब दक्षिण के कोने पर खड़ा 2 मंजिला पक्का बंगला। उत्तर मुख फाटक के अंदर प्रवेश करे तो सामने पक्का चौखुड़ा आंगन, तीन तरफ चौड़े चबूतरे,
उनके पीछे खंभों पर पक्की दालनों, सामने की दालान के पीछे 3 कमरे, अगल बगल छोटे बीच का बड़ा, दाहिना बाई ओर की दालान से ऊपर जाने के लिए जीने की 3 दालानों पर खुली छतें, सामने की ओर नीचे जैसे 3 बड़े कमरे, टाइलों से दाए हुए। मेरे मकान के आगे के मैदान के ठीक दूसरी तरफ गली पार बंगले लगा अस्तबल, जिसके लंबे लंबे लोह कपाट पर जंग लगा ताला पड़ा हुआ, उसी से लगी एक बड़ी कोठरी साइज की, जिसका दरवाज़ा ईंट से चुना हुआ था। यानी जहाँ पर परीक्षा में पूछे जाने योग्य है वहीं पर मैं विश्लेषण करूँगा। उसी से लगी एक बड़ी कोठरी साइज की, जिसका दरवाज़ा ईंट से चुना हुआ। क्या आप विश्वास करेंगे कि वह बड़ा सा बंगला वे मरम्मती हालात में बिल्कुल खाली पड़ा था, जो चाहे उसमें आए जाए। अस्तबल और साइज की कोठरी को छोड़कर सारे के सारे दरवाजे खुले हुए। लड़कपन में उस उधेड़ बाग में खेलते, उसके पेड़ों पर चढ़ते, आंख मुंदोल में उस खाली बंगले की दालानों में, छतों पर खंभों के पीछे छिपते, अथवा उसके कमरों में तरह तरह की शरारतें करते। हमें यह ख्याल भी नहीं आया था कि इतना बड़ा बंगला क्यों बनवाया गया और क्यों लावारिस की तरह छोड़ दिया गया। एक दिन इसका रहस्य खुल गया, जो बड़े बंगले का। फल बाग में आम, इमली, अमरूद, जामुन, आंवले, शरीफे, करौंदे के पेड़ थे। यानी फल बाग में कौन कौन से पेड़ थे? तो फल बाग में आम के पेड़ थे, इमली के पेड़ थे, अमरूद के पेड़ थे, जामुन थे, आंवले और शरीफे और करौंदे के पेड़ थे, याद रखिए। जिसमें बिना सींचे, बिना खाद वाद दिए भी मौसम आने पर फल लगते, और कच्चे से ही हम उन्हें तोड़ते, गिराते, फेंकते, खाते, घर लाते। न कोई मना करता, न कोई रोकता। लड़कों के साथ कभी कभी बड़के भी शामिल हो जाते, झुंझलाते, सिखलाते, पकने तो दिया करो। तब पर तब इतना सब्र कहाँ। यानी छोटे थे तो पकने तक फिर सब्र कौन करेगा, तो वह कच्चा था तभी तोड़ते थे। और हमारे लिए कच्चे में जो मज़ा था, वह पके में क्या समझ सकते थे। बड़ों के बाग में आने के 2 खास मौके होते, विशेषकर स्त्रियों के। एक तो मोहल्ले में जब किसी के यहाँ शादी ब्याह होता, तब कुआं पूजने के लिए वह सूखा उजड़ा बाग थोड़ी देर के लिए राग रंग से गुंजित रंगित हो जाता। यानी किसी घर में शादी है तो वहाँ की स्त्रियां जो है वह कुएं को पूजने के लिए आती थी। खुलकर अनशिल गीत गाए जाते और हम पेड़ों पर चढ़कर सुनते। एक गीत मुझे याद है, लीपले चौपड़िया, भगतिन लीपले चौपड़िया, आगे बहुत फूहड़ है। दूसरा मौका होता जाड़े में, किसी समय किसी विशेष तिथि को स्त्रियां आंवले के पेड़ की पूजा करती है। यानी कहा जाए तो जब तुलसी विवाह होता है तब आंवले की पूजा करके उस आंवले की एक जो छोटी सी टहनी होती है वह तोड़कर लाई जाती है, घर के तुलसी के पास रखी जाती है और तुलसी का विवाह किया जाता है इस समय में। यानी वह दीपावली होने के कुछ 10-12 दिन बाद तुलसी विवाह आता है, तब आंवले की पूजा की जाती है। तने में कच्चा सूत लपेटती और उसे ब्राह्मण को दान देती। बात को आंवले के तले बैठकर खाना खाती। कोई कोई परिवार आंवले के पेड़ के नीचे ही रसोई तैयार करते। यानी ये लेखक जो बता रहे, मेरे ख्याल से कोई तो अमावस्या कुछ तो है, उसके उस समय में जंगल में जाते हैं और पेड़ की पूजा करके उसके नीचे खाना पकाकर खाते हैं। मैंने हरिवंश पुराण में पढ़ा था कि श्री कृष्ण जब पारिजात वृक्ष स्वर्गलोक से उखाड़कर द्वारिका लाए थे। यानी कृष्ण ने पारिजात वृक्ष कहाँ से लाया था? द्वारिका में कहाँ से लाया था? तो स्वर्गलोक से लाया था। तब सत्यभामा ने अखंड सुहाग के लिए श्री कृष्ण को पारिजात से बांधकर नारद जी को दान कर दिया था। क्या उसी की स्मृति में यह पूजा होती है? क्या आंवला ही पारिजात था? खैरियत है कि पति को स्मरण करके पेड़ ही बांधा जाता और दान दिया जाता है। कहीं पति को भी बांधने की प्रथा चल पड़ी तो पुरुष की बड़ी मुसीबत होती। यानी कहीं पति को ही पेड़ से बांधने की ये होती तो फिर पति को भी दान दिया जाता। यह मेरे काफ़ी बड़े हो जाने के समय की बात है। कभी कभी गर्मी की रातों में अपने मकान के आगे के मैदान में सोते हुए नींद टूट जाने पर मुझे अस्तबल से
छुन छुन की आवाज़ सुनाई पड़ती। पहले तो मैं इसकी अपेक्षा की, पर जब कई रातों को वह सुन पड़ी तो मैंने पड़ोस के एक बुजुर्ग से उनकी चर्चा की। उन्होंने कुछ गंभीर होकर कहा, तुम्ही को नहीं, औरों को भी यह आवाज़ सुनाई दे चुकी है। देयर इज ये हिस्ट्री ऑफ देयर देयर इज हिस्ट्री ऑफ दिस सुन चुन। इस इस झुनझुन का एक इतिहास है। और उन्होंने मुझे वह हिस्ट्री इस प्रकार बताई। महाजनी टोले के जैनी सेठ के परिवार में एक लाला कल्याण चंद हुए। यानी महाजनी टोले में एक जैनी सेठ थे और उनके परिवार में एक लाल कल्याण चंद हुए। वे बड़े आयाश तबीयती थे, यानी आयाशी करने वाले थे। घर में अटूट धन था। उन्होंने एक वेश्या के लिए, जिसके रूप यौवन पर वे लुट थे, वह बंगला बनाया, बाग लगवाया। वह बंगला जो अब खंडहर था, वह ऊपर वाले कमरे में रहती थी। हर संध्या को सेठ उससे मिलने को बाग में आते और काफ़ी रात गए अपनी हवेली को लौट जाते। वेश्या की देखरेख के लिए कई नौकर चाकर थे जो नीचे रहा करते थे। बाग में कई माली काम करते थे, पर वह वेश्या सेठ के साइस के ऊपर आसक्त हो गई। छरहरा गबरू फैला था। साइस आधी रात को अस्तबल से टमटम निकलकर छत के नीचे खड़ी कर देता और हाँकने की ऊंची बैठकी पर खड़े होकर वेश्या को नीचे उतार लेता और सवेरा होने से पहले उसी तरह उसे छत पर चढ़ा देता। बैल प्रीति नहीं दूरे दुराए। सेठ को कुछ शक पड़ गया। एक रात करीब 2 बजे अचानक बाग में आ पहुँचे। वेश्या अपने कमरे में नहीं थी। छत से उन्होंने देखा तो नीचे टमटम खड़ी पाई। सारी बातें समझ गई। साइस की कोठरी भीतर से बंद थी। सेठ ने बहुत आवाज़ें दी, पर भीतर से कोई न बोला, न किसी ने सांकल खोली। सुबह दरवाज़ा चीरा गया तो दोनों की लाशें छत से लटक लटक रही थी। दोनों ने खुदकुशी कर ली थी। अकाल मौत मरे थे, दोनों भूत हो गए। यानी अकाल मौत मर गए थे, खुदकुशी आत्महत्या कर दी और वो भूत हो गए। आधी रात को साइस अस्तबल में आकर बैठता है और वेश्या उसके आगे नाचती है। उसी के धुपरुओं की छुन छुन सुन पड़ाई सुनाई पड़ती है। तभी से साइस की कोठरी का दरवाज़ा ईंट से चुन दिया गया है, यानी ईंटों से बंद कर दिया गया है। अस्तबल पर ताला डाल दिया गया है और सेठ फिर कभी बाग में न आए। टमटम का जंग खाया खाया अंजर पंजर अस्तबल के बाहर पड़ा था, जिस पर हम बच्चों ने न जाने कितनी बार चढ़े होंगे, न जाने कितनी बार यह कल्पना की होगी कि उससे हवा से भी तेज जाने वाले घोड़े जूते हैं जूते हैं और उस पर बैठकर हम सारी दुनिया की सैर कर आए हैं। बुजुर्ग ने यह भी बताया था कि साइस कभी कभी वेश्या को टमटम पर बिठाकर घुमाने भी निकलता है। लोगों ने रात बिरात ऐसा देखा है। मुझे तो कभी ऐसा दृश्य नहीं दिखाई न पड़ा, पर छुन छुन की आवाज़ मैंने बहुत बार सुनी। यह हिस्ट्री सुनने के बाद कुछ अधिक ही शायद सच शायद कल्पना में जिस समय यह कहानी सुनी थी, उस समय मन का सारा कौतूहल वेश्या और साइस के भूत होने और उसकी भूत योनि के क्रियाकलाप पर केंद्रित हो गया था। जीवन के अनुभवों से भीगने पर जब जब यह कहानी याद आती, उसके भूत होने वाला पक्ष नितांत नगण्य लगता। मन सोचने लगता, अपने कीन सुख सपनों को साकार करने के लिए सेठ ने वह बंगला बनाया होगा। एक बंगला बने न्यारा न्यारा। यह पंक्तियाँ भी आई हुई है, याद रखिए। अपनी प्रेयसी की किन इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह सब्ज बाग लगाया होगा। हे राजा, बगिया लगाइयो जतन से। और एक दिन उस प्रेयसों की आंख कहाँ जाकर अटकी होगी। यानी प्रेयसी के लिए तुमने इतना कुछ किया, बड़ा सा मकान बनाया, जो भी सुख सुविधाएं थी उस बंगले में दी, और प्रिया की नज़र अपनी प्रियतमा की नज़र जो है कहाँ पर गई। प्रियसों की आंख कहाँ जाकर अटकी होगी। तन के सो सुख तन के सुख सो सुविधा में उनका मन बनवास दिया सा लगता होगा। और एक रात कितनी विवश होकर उसे अपनी भावना, अपने मन भावन
के समक्ष व्यक्त करनी पड़ी होगी। हर नहीं स्वीकार हुआ हर नहीं स्वीकार हुआ तो प्यार रहेगा ही अनजान। यानी हर हर नहीं स्वीकार हुआ, यानी हार यदि स्वीकार नहीं हुआ तो प्यार रहेगा ही अनजान। और मन भावन के मुख से कितनी बेखुदी से यह निकला होगा, हे धन्य धरा जिस पर मन का धन धोखे से मिल जाता है। और दूसरी ही क्षण नियति ने निर्मम स्वर में मांग की होगी, मूल्य दे सुख के क्षणों का, और उन दोनों ने निर्णय किया होगा। अभी यहाँ पर पंक्ति है, वह पढ़ते हैं। इससे आओ कर विषपान, आपस में भुजहार पिहाए, फिर चिर चुंबन में मिल जाए, कर दे जीवन द्वे दीपों का साथ साथ निर्वाण। और सेठ ने इन द्वे दीपों के निर्वाण को देखकर कितने मोहभंग की मुद्रा में कहा होगा, नारी नाम तेरा छलना है, फिल फिल फिल्ट्री फिल्ट्री दाई नेम इज ह्यूमन। यानी नारी तेरा नाम छलना है। अस्तबल और साइस की कोठरी से मिला हुआ उसी लाइन में सरबराकार का मकान था। मुझे पता नहीं सरबराकार का ओहदा क्या है, किस महकमे का। मेरे बचपन में तो सरबराकार ज़ईफ़ हो गए थे। मैं उनको दिन में कई बार अपनी बैठक के दरवाजे पर बैठकर वज़ू करते और गली की ओर पीट करके नमाज पढ़ते देखा था। दिन में रेहल पर रखकर कुरान शरीफ पढ़ते। यानी कुरान शरीफ कौन पढ़ते थे, तो सरबराकार यह जो है कुरान शरीफ पढ़ते थे। छोटी सी माला फेरते। सरबकार शिया थे, यानी वो सरबकार शिया मुसलमान थे। शियों के और कई मकान उस मोहल्ले में थे। उसमें प्रसिद्ध हुए जामिन अली, जो आगे चलकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उर्दू प्रोफेसर हुए। यानी उर्दू प्रोफेसर कौन हुए थे इसमें, तो जामिन अली जो थे वह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुए उर्दू के। शियों की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, अच्छे मकानों में रहते थे, साफ कपड़े पहनते, प्राय सभी पढ़े लिखे, तभी तहजीब बयाप्ता, रंग में गोरे, सुन्नियों से कम ही मिलते जुलते थे। सरबराकारा सरबराकार कभी कभी मेरे पिता और चाचा लोगों के साथ गंजीपा खेलने के लिए हमारे यहाँ आते थे। गंजीपा एक प्रकार का गोल ताश होता है, यानी गंजीपा एक प्रकार का गोल ताश होता था। उसका खेल कभी कभी मेरे समझ में नहीं आया। एक पत्ता अपताज होता था जिसे हर खेलने वाला चाहता था, यानी एक पत्ता गंजीपा में आफ्ताब होता था और उस सभी खेलने वाले उस आफ्ताब को चाहते थे उसके पास आ जाए, यानी जिसके पास वह आफताब आ जाए। गंजीफे के एक एक पत्ते अलग अलग हाथ से बनाए रंगे चित्रित किए जाते थे। राजस्थान में कहीं, शायद जयपुर में छपे ताशों ने हथ बने गंजीफे को उखाड़ दिया। अब तो शायद ही कहीं गंजीफा खेला जाता हो, ताश घर घर में पहुंच गया है। यानी आजकल तो एक ऑनलाइन ही पत्तों का खेल आया है, क्या बोलते हैं उसको, जंगली रमी खेलो। खैर छोड़िए। सरबराकार जिंदगी में गमज़दा आदमी थे। उनके एक जवान बेटी की मृत्यु हो गई थी, यानी सरबराकार के एक जवान बेटी की मृत्यु हो गई थी, इसलिए वो ज़िंदगी में गम के साथ जीती थी। बेटी पागल हो गई थी, शादी हो चुकी थी। कहते हैं कि उसके एक बच्चा हुआ, यानी सरबराकार की एक बेटी थी, वह भी पागल हो गई थी और उसका एक बच्चा हुआ था, शादी भी हो गई थी, पर जल्दी ही मर गया। उसी सदमे में वह पागल हो गई। ससुराल वालों ने कुछ दिन तो अपने यहाँ रखा, फिर बाप के यहाँ छोड़ गए। नवम नब्बन नब्बन उसका नाम था, यानी जो सरबराकार की पागल लड़की थी उसका नाम क्या था, तो नब्बन था, याद रखिए। कशमिश कशमिश बड़ी सुंदर, रंग की, गोरी, पर दिमाग खराब, यानी जो और एक लड़की थी कमसिन। कमसिन बड़ी सुंदर थी, रंग गोरा था, लेकिन दिमाग की खराब थी। फटे पुराने कपड़े पहने वह मूल्य भर में घुमा करती। तार रस्सी के टुकड़े टुकड़े पुराने चितड़े जो भी पाती अपने गले में डाल लेती। चिड़ियों पर नाक कान में खोसती। धूल उड़ा उड़ा कर अपने बालों पर बिखेरती। कौन, ये कमसीन।
कभी उससे बात करो तो जी में आने पर बड़ी नाजुक सी आवाज़ में बोलती, किसी को न मारती पीटती थी, न किसी को गाली गुप्फा देती थी, प्राय चुप रहती थी या अपने से ही धीमे धीमे कुछ बुदबुदाती थी। पर बच्चे उसे आपा आपा कहकर छेड़ते थे, यानी बच्चे आपा आपा कहकर किसको छेड़ते थे? तो कमसीन को छेड़ते थे, याद रखिए, पूछा जा सकता है। अ, मुहर्रम मुहर्रम की रातों में सर बढ़ाकर अपने गिन में मरसिया ख्यानी कराते। ऊपर चांदनी तनती, नीचे दरिया बिछती। एक कोने में गैस का हंडा जलता, बीच में एक तख्त पर मरसिया गो बैठते। अगल बगल उसके अगरबत्तियों का धुआं उड़ता। मरसिया की लय की कुछ ऐसी होती कि शब्द न समझने पर भी मन में उदासी छा जाती। बीच बीच में लोग एक ताल में छाती पीटते। कायस्थ घरों के बहुत से मर्द लोग मरसिया सुनने जाते, यानी कायस्थ घरों के लोग मुसलमानों के घर में क्या सुनने के लिए जाते? तो मरसिया सुनने के लिए जाते। और समूह के प्रवाह में या मुसलमान दोस्तों के साथ सद्भावना दिखाने के लिए वे भी मातम मनाने की प्रथा में शामिल हो जाते। बारामदे में चीखों के पीछे बैठी औरतों में से बीच बीच में सिसकियाँ उठती। कभी कभी अचानक रोने का शोर भी फूट पड़ता। मर्दों में किसी किसी को हाल आ जाता। लोग मुंह पर पानी छिड़क कर पंखा करके उसे होश में लाते। मैंने किसी से सुना था कि अनिस दबीर का मरसिया उर्दू एमए के कोर्स में था, यानी जो मरसिया था अनीस दबीर का जो मरसिया था वह उर्दू एमए के कोर्स में था। प्रोफेसर जामिन अली क्लास में मरसिया पढ़ाते जाते और रोते जाते। गांधी जी की शहादत पर मैंने एक लंबी कविता मरसिया की ट्यून में लिखी थी, यानी लेखक ने गांधी जी के शहादत पर एक लंबी कविता मरसिया ट्यून में लिखी थी। सूत की माला की पहली कविता, यानी सूत की माला की पहली कविता थी। वो कैसी थी? उड़ गए आज बापू हमारे, झुक गया आज झंडा हमारा, यानी गांधी जी के मृत्यु पर मरसिया शैली में, मरसिया ट्यून में, यानी मरसिया स्वर में एक लंबी कविता लिखी थी। और शायद इस ट्यून में मैंने यही एकमात्र कविता लिखी है। लिखते समय मरसिया ख्यानी लय लय बराबर कान में गूंजती रही। सुन्नी लोग खुले में कभी कभी मालूद कराते। चारों ओर बांस गाड़ कर झंडियाँ लगाई जाती। जमीन पर फर्श लगता और कोई लंबी दाढ़ी वाले मौलवी साहब खड़े होकर फर्राटे से प्रवचन करते। उनकी ज़बान की सफाई मुझे बड़ी अच्छी लगती। हमारे पुरोहित लोग अटक अटक कर कथा कहते, जो है सो बीच 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 में लगाकर और कहते जाते भय आदि से वाक्य समाप्त करते। पर अब धारा प्रवाह हिंदी बोलने वाले कथाकार भी है। मैंने पंडित राम कीकर को रामायण पर प्रवचन करते सुना है, यानी लेखक ने रामायण पर प्रवचन करते हुए किसको सुना है? तो पंडित राम कीकर को रामायण पर प्रवचन देते हुए सुना है। और उनके विचारों पर ही उनकी वाक शक्ति पर मुग्ध हुआ। सर्वकार की मृत्यु के बाद पता नहीं उसका परिवार कहाँ चला गया। उस घर में कई वर्ष मेरे चाचा मोहनलाल रहे। मकान आसे भी समझा जाता था। सर्वकार ने हर दरवाजे खिड़की पर कुरान की कोई आयत छोटे छोटे कागज़ों पर लिखकर चिपका रखी थी। मोहन चाचा उनमें रहने के लिए गए तो उन चिप्पियों के ऊपर दूसरी चिप्पियाँ चस्पा कर दी गई। उन पर लिखा था, यानी उस पर लिखा था, भूत पिशाच निकट न आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यानी जहाँ जहाँ कुरान की आयतें लिखकर चिपकाई गई थी मकान की खिड़कियों पर या किसी दीवार पर सरबकारा ने, तो वहाँ पर लेखक के चाचा मोहनलाल ने लिखकर रखा था, भूत पिशाच निकट न आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यानी यह जो है हनुमान चालीसा की पंक्ति है। इन बातों को याद कर, यानी रामचरितमानस की जो हनुमान चालीसा की पंक्ति है, इन बातों को याद कर अब हंसी आती है। घर वही मुसलमान उसमें रहे तो उसको मुसलमान जिन सताए और कुरान की आयत से उससे बचाव किया जा सके।
हिंदू उसमें रहे तो उसको हिंदू भूत सताए, यानी उस घर में, जिस घर में मुसलमान रहता है उसको मुसलमान ही भूत सताएगा, और जिस घर में हिंदू रहता है उसको हिंदू भूत ही सताएगा। और हनुमान चालीसा की चौपाई से उनमें त्रास पाया जा सके। पर यह भी गनीमत थी कि मुसलमान को हिंदू पिशाच और हिंदू को मुसलमान जिन्नात से सताना अभी अभी नहीं शुरू किया था, यानी मुसलमान भूत हिंदू को सताए या हिंदू भूत मुसलमान को सताए, ऐसा नहीं था। घर बहुत बड़ा था, आगे पक्का पीछे कच्चा होने होने में एक जैयद पीपल का पुराना पेड़। आंगन सबका पक्का था, बड़ा पत्थर, जड़ा जड़ा 2 फुट गहरा, चारों ओर चबूतरा। जब जोरों का पानी बरसता, हम उसकी एकमात्र नाली को उसमें कपड़े ढूंसकर बंद कर देते, और आंगन में छोटा मोटा तालाब बन जाता, जिसमें मनमानी हम खेलते नहाते, तैरते तैरते दूध मचाते। 2-3 दिन बाद जब हम नाली खोलते, गली में गंगा जमुना बह जाती। पीपल के पेड़ की डाल में मोटे रस्से का झूला डाल दिया जाता, और आस पास पड़ोस की लड़कियां झूला झूलने आती। यहाँ पर झूले पर भी पंक्ति लिखी हुई है। झूला पड़ा कदम की डाली, झूले राधा प्यारी ना। ये पंक्ति याद रखिए। उन दिनों झूला एक का चलतू गाना यह भी था, अरे रामा कच्ची कली कचनार, छुअत डर लागे रे हरी। ये झूले पर गाया हुआ गीत है। अरे रामा कच्ची कली कचनार, छुअत डर लागे रे हरी। ये याद रखिए। यह तो बहुत बात को समझा कि लोकगीतों में शब्दों से जितना कहा जाता है, लय ध्वनियों में उससे कहीं अधिक व्यंजनार्थ भी उसमें कितने गहरे और मार्मिक होता है। कच्ची के कितने अर्थ है, कली का इशारा किधर है, कचनार की कली देखी है, उसे देखकर कुछ और याद आता है। ये लेखक की पंक्ति है। मधुबन की छाती तो देखो, मधुबन की छाती तो देखो, सूखी कितनी उसकी कलियां। कचनार में जरा कच और नार को अलग तो कर दीजिए, और उन्हें विशेष्य बनकर खड़े होने दीजिए। कच में फिर कच्ची होने का भाव दुहराया गया है, और नार से नारी को भी क्या स्पष्ट करने की जरूरत होगी। और छुअत से जो व्यक्त किया गया है, क्या वह स्पर्श कराने से अधिक नहीं है। यह वही है, नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास, इसी यही काल, अली कली ही सो बध्यो, आगे जीवन को धिक्कार। ये दोहा काफ़ी प्रसिद्ध है, बिहारी का दोहा है यह। शायद वही नहीं है, यह आली का कली से बंधने के पहले का संकोच है। बिहारी की आत्मा मुझ में क्षमा करे, उससे कहीं अधिक बारीकी से व्यक्त भाषाओं की यह बहुसंकेती शक्ति बड़ी परिपक्वता मांगती है। खड़ी बोली हिंदी में अभी शाक्त कही, तुलसी और शेक्सपियर इससे कहीं अधिक सूक्ष्म और सागर गर्भित ध्वनि संकेतों से भरे पड़े हैं। मोहन चाचा जब वह घर छोड़कर फिर अपने भाई के साथ रहने को चले आए, तब उनमें दो कायस्थ परिवार आए। जब घर में रहे, दूर के रिश्तेदारों के 2 भाई बड़े उम्र के किसी वकील थे, और वह मुरीर मुरीर पियकड़, लोग उन्हें ढालू लाल कहते थे। यानी जो ढालू लाल किसको कहते थे याद रखिए, तो मुहरीर पियकड़, यानी मुहरीर को पियकड़ ढालू लाल कहते थे। उनकी बुढ़िया पत्नी पूरी कंकालीन मौजूद थी। छोटे किसी सरकारी सेवा से अवकाश प्राप्त कर विदुर दोनों के दो लड़के, बड़े भाई की लड़कियों की शादी हो चुकी थी। छोटे की बाबू उमाशंकर वकील से, जिसकी मकान उसी लाइन में बीच का एक मकान छोड़कर था। बड़ी की कहीं और बड़े लड़के की कुछ समय पूर्व मृत्यु हो चुकी थी। उसकी विधवा किसी पूर्वी जिले की साथ ही रहती थी। उसके कोई बच्चा न था। छोटा लड़का भी विवाहित था, पर उसकी बीबी सास के व्यवहार से संत्रस्त होकर अपने मायके में बेगम सराय भाग गई थी। उसकी उसकी माँ जिम्मेदारिन थी, पक्की चार्ड, नाम उसका उमराई था।
इक्के में ही बैठी बैठी अपनी समधिन को 100 तरह की खरी खोटी सुना जाती थी। ढालूलाल की पत्नी गालियों से अपना गिन गुंजाती। याद रखिए, ढालूलाल की पत्नी का नाम क्या था? तो ढालूलाल की पत्नी का नाम क्या था? तो वह ढालूलाल की पत्नी का नाम अभी हमने यहाँ पर कहीं तो पढ़ा था। उमराई नाम था। ढालूलाल के पत्नी का नाम उमराई था, याद रखिए। न एक भीतर बैठती न दूसरी बाहर निकलती। छोटे भाई के दोनों लड़के आवारा थे। पढ़ने लिखने में उनका मन न लगा। बाप की पेंशन पर खाते और मटर गश्ती करते थे। कोई ऐब न था जो उनमें हो। बात को एक ने स्टेशनरी की दुकान कर ली, दूसरा म्यूनिसिपैलिटी में सफाई का दारोगा हो गया। उसके विपरीत लड़कियां खाना बनाने, सीने पिरोने, गाने बजाने सब में निपुण थी। एक का नाम कमला था, यानी ढालूलाल की एक लड़की का नाम कमला था, दूसरी का नाम सुधी से उतर गया है। मेरी बड़ी बहनों की उम्र की थी, फिर भी उसके साथ मेल मिलाप, लड़ाई झगड़े की कुछ स्मृतियाँ मेरे साथ है। विधवा पति हूँ, घर में नौकरानी की तरह रहती थी। सबसे मैले मोटे उसके कपड़े, सबसे अधिक उस पर काम, रसोई, चौका बर्तन, कुटाई, पिसाई सब सिर कर जाती थी। कोठरी में एक जात खड़ी थी। जतसार के बहुत से गीत उसे याद थे, यानी जतसार के बहुत से उस ढालूलाल के बड़ी लड़की को याद थे। कभी कभी उसके पास बैठने और श्रम वेदना में भीगे उनके गीतों को सुनने की मुझे याद है। कभी उसका श्रम करके की गरज से जात की मुठिया में हाथ लगाने की भी। कभी कभी उसमें हाथ में छाले भी पड़ जाते थे। गीत सुनने को लोभ में देर तक मुठिया चलाने से कितना दर्द उसके गीतों से टपकता था। पूरब में नारी को ससुराल में क्यों इतना दुख दिया जाता था, यानी पूरब में जो है नारी को ससुराल में इतना दुख क्यों दिया जाता था, यह लेखक पूछते हैं सवाल। एक मिनट। यह मैं समझ नहीं सका। सैकड़ों गीतों में उसका रोदन आज भी सुना जा सकता है। उससे मेहनत ली जाती है, उसका अपमान किया जाता है, यानी मेहनत भी ली जाती है और उसका अपमान भी किया जाता है। उसे मारा पीटा जाता है, उसके मायके वालों को गाली दी जाती है। वह चुप रहती है, सब सहती है। अपनी करुण कथा अपने माँ बाप के कानों तक भी नहीं पहुँचने देती कि सुनकर उनको दुख न हो, उनकी छाती न फट जाए। न गीतों में कहीं कहीं भाई का रूप बड़ा मार्मिक उभरता है। वही तो है जो बहन की ससुराल जाकर उसकी दुर्दशा देखता आंसू बहाता है और उसे अपनी संवेदना देता है। और इतने से ही बहन जैसे सब कुछ बर्दाश्त करने की शक्ति पा जाती है। उसकी इस दयनीय दशा का कारण शायद कि वह अधिकार कहीं नहीं है, मायके में न सासुरे में, यानी स्त्री को उस जमाने में अधिकार मायके में न था और ससुराल में भी न था। और दोनों जगह अभिभावकों की उदारता, दया, करुणा पर निर्भर एक कानून ने उसे जो अधिकार दिए हैं, क्या उसने वह अब भी परिचित हो सकी है? यानी कानून ने जो कायदे से जो स्त्रियों को अधिकार दिया है, वह कानून भी उनको पता है स्त्रियों को? यह लेखक पूछते हैं। मैं इस बात को भूल ही गया था कि वह परिवार कहाँ है। जिन दिनों मैं विदेश मंत्रालय में था, एक नव दंपति मेरे कमरे में आए। यानी एक लेखक कहते हैं कि मैं जो है विदेश मंत्रालय में था और एक दिन एक नव दाम्पत्य लेखक के कमरे में आए। पत्नी ने बताया कि वह कमला की बेटी है, यानी पत्नी ने बताया कि वह कमला की बेटी है और बेटी के चेहरे में माँ की कुछ कुछ मुखाकृति, यानी माँ के जैसा ही कुछ मुख था, कमला के जैसा। किसका? ये ढोलू लाल की पोती। बिंबित देखने में मुझे देर न लगी। उसने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एमए किया था। उसके पति वितान में शोध कर रहे थे और इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें कनाडा में कोई स्कॉलरशिप मिली थी। वहाँ जाने के लिए ज़रूरी था कि कोई प्रामाणिक व्यक्ति 10,000 की सिक्योरिटी ले। वह मैंने ली। उसी लड़की से मुझे मालूम हुआ कि कमला अब भी मौजूद है, वृद्धा हो गई है। मेरे
मेरे इतनी कीच काव्य और उपलब्धियों से अपरिचित नहीं है और बहुत हर्ष विभोर होकर उन दिनों की याद करती है जब मैं घुंघराले वालों बाला सुंदर नटखट किशोर था और घुंघरुओं के अभाव में पाँव में कुंजियों के गूथे बांध कर उसके हाथ साथ नाचा करता था। स्त्रियों ने मुझे बहुत नचाया है। उसके संबंध में मुझे कुछ अप्रिय प्रसंग भी याद थे। खैरियत है कि उन्होंने मुझको भुला दिया है। सर्वकार के मकान के बाद जो मकान था उसे मैंने सदा अदबना ही देखा। किसी ने बनवाना शुरू किया था और अधूरा ही छोड़ दिया था। बरसातों में उस पर जंगली घास उगती और गर्मियों में सूख जाती। यहाँ पर हम रुकते हैं और ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।